नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर बड़ी राहत सरकार को। FY24 के लिए RBI ने दिया बड़ा बोनांजा। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड डिविडेंड का ऐलान। इकोनॉमी में मजबूती को देखते हुए कंटिजेंट रिस्क बफर 6.50% बढ़ाने का फैसला। पुणे एक्सीडेंट केस में जुवेनाइल कोर्ट में फैसला सुरक्षित। आरोपी का पिता 5 दिन की पुलिस रिमांड में। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी कनेक्शन निकला। क्राइम ब्रांच भी जांच में जुटी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा आसान। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं। 1 जून से होगा बदलाव। प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों की घोषणा की। मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर PM मोदी का तंज। कहा, 2 शहजादों की फ्लॉप फिल्म बार बार हो रही रिलीज। यूपी में देख रहे हैं 79 सीट जीतने का सपना। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, संदेश खाली में धर्म के आधार पर हुआ महिलाओं का शोषण। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी OBC सर्टिफिकेट को रद्द किया। नई लिस्ट बनाने का आदेश। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में कंसोलिडेशन, लेकिन आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी। रिलायंस के दम पर निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 22,600 के करीब। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा फिसला। सरकार को RBI की तरफ से रिकॉर्ड डिविडेंड मिलने वाला है। RBI ने FY24 के लिए सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इस खबर पर डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, बताइए कि ये जो फैसला लिया है रिकॉर्ड डिविडेंड का, क्या डिटेल्स है इसकी? देखिए, रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है कि सरकार को इस बार जो है रिकॉर्ड डिविडेंड देगी, और ये रिकॉर्ड डिविडेंड जो है ये अब तक का सबसे ज्यादा डिविडेंड है। 2,10,874 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने जा रही है। और इससे पहले जो है पिछले साल में देखें तो ये सरकार ने जो डिविडेंड दिया था वो करीब 87,000 करोड़ रुपए के आसपास था। उससे पहले सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का था। तो जो रिकॉर्ड डिविडेंड आया है इसके पीछे RBI ने अपनी एक वजह बताई है, वो ये कि अर्थव्यवस्था में काफी तेजी है, मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक का मुनाफा भी बढ़ेगा। और डिविडेंड जो है मुनाफे के 1% के तौर पर दिया जाता है। तो एक फॉर्मूले के तहत, तो उस फॉर्मूले के तहत रिकॉर्ड डिविडेंड देने का फैसला लिया है। लेकिन इस रिकॉर्ड डिविडेंड से सबसे बड़ा फायदा सरकार को होगा और आगे चलकर आम लोगों को होगा। सरकार को 2 मोर्चे पर फायदा होगा। फिस्कल डेफिसिट काबू पाने में ज्यादा सरकार आश्वस्त रहेगी। 5.8% का फिस्कल डेफिसिट का सरकार ने लक्ष्य रखा है, तो उसमें और कटौती कर सकती है। दूसरा, सरकार अपने खर्चे की भरपाई के लिए बाजार से उधारी लेती है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट बोरोइंग कहते हैं, मार्केट बोरोइंग कहते हैं। वो बाजार से उधारी भी कम करेगी, चूंकि रिजर्व बैंक ने काफी ज्यादा पैसा दे दिया है। तो ये सरकार के मोर्चे पर राहत की बात हुई। आम लोगों के मोर्चे पर राहत की बात यह है कि अगर सरकार के पास खजाना ज्यादा होगा तो LPG सब्सिडी स्कीम, मुफ्त अनाज योजना या फिर ऐसे मनरेगा जैसी योजना जो कल्याणकारी योजना है, वहां पे सरकार दिल खोल करके खर्च करेगी। तो सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए, आम लोगों को आर्थिक तौर पर, वित्तीय तौर पर राहत देने के लिए ज्यादा स्कोप रहेगा। ये सारी चीजें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में हो गई हैं क्योंकि जुलाई में सरकार बजट पेश करने वाली है। बजट पेश करने से पहले अगर सरकार का खजाना भरा हुआ रहता है तो थोड़ा सा आम लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में एक्शन तेज हो गया है। आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट करने की याचिका पर जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में सुनवाई हुई। फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आज कोर्ट के बाहर कुछ लोगों ने विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकी। आरोपी के पिता को 24 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसके अलावा जिस पब में नाबालिग ने शराब पी थी उसके मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया गया है।
जिम्मेदारी की लक्षण है वो सब एब्सेंट है इसमें, और इसलिए पिता करके उन्होंने एक अपयश दिखाया है, इसलिए उनके जामीन को विरोध किया गया और उनको 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में रखने के ऑर्डर हुए। अंडरवर्ल्ड का क्या मुद्दा है मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने वो आर्ग्यूमेंट वगैरह किया नहीं है, क्योंकि उसके परिवार के पिता के दादा के क्या किसी के रिलेशन है वो संबंध नहीं है। ये सिर्फ अवगात का विषय है कि किसी ने बहुत गैर जिम्मेदार तरह से गाड़ी चला के 2 लोगों की हत्या की है, उसके संदर्भ में ये केस है। मृतक अश्विनी कोष्टा के पिता ने मीडिया से कहा कि तेज गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय कानून में इतने स्टेप्स हैं कि अलग से कोई ना तो स्टेप उठाने की ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं स्टेपों के ऊपर यदि कार्रवाई हो जाए तो गनीमत। ओवर स्पीड से गाड़ियां नाबालिग चला रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये, बाकी चीज़ों की भी तो चेकिंग होनी चाहिए। बाकी नंबर विदाउट नंबर प्लेट चल रही हैं, ओवर स्पीड गाड़ियाँ चल रही हैं, रात में 1 बजे किसी को भी डैश करके चल दे रही हैं। क्या है, ये सब बंद होने चाहिए। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं, जहां न्याय भी दौलत की मोहताज है। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सज़ा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस घटना का राजनीतिकरण करना बेहद गलत है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है, क्योंकि पुणे की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके ऊपर जो निर्णय दिया उसके ऊपर हमने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन पुलिस उस पर रुकी नहीं। पुलिस ने वापस उस पर अपील दाखिल की। तो मुझे लगता है कि पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई हुई, लेकिन हर चीज में वोटों की राजनीति को लाने का जो प्रयास राहुल गांधी करते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और उन्होंने इस घटना का जो राजनीतिकरण किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। देश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए रूल जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। डिटेल के साथ जुड़ रहा है रोहन। बताइए रोहन। जी, ये 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहली बात, जो पूरी प्रक्रिया है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की, उसको आसान किया गया है। कैसे किया गया है? अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उसे खत्म कर दिया जाएगा। उसकी जगह कई सारे ऐसे प्राइवेट जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अधिकृत किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो कि वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर सकते हैं, रिन्यूअल भी वो करवा सकते हैं। हालांकि उसके लिए कई सारी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा इन इंस्टीट्यूट को। मसलन की 2 एकड़ का लैंड हो कम से कम, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो एलिजिबल हों, उसके लिए क्वालिफाइड ट्रेनर्स हों, इसके अलावा एक पूरा एक्सपीरियंस हो उनके पास। अगर ये सारी चीजें मीट करती हैं तो वो अधिकृत सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यही जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है वो आपको लाइसेंस भी देंगे, लाइसेंस का रिन्यूअल भी करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं, अगर वो किसी को गलत
लाइसेंस इशू करते हैं बिना ट्रेनिंग के, तो वो आपको जो है उन ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाने का प्रावधान है। जो दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है वो है रैश ड्राइविंग के ऊपर। अगर बिना लाइसेंस के ड्राइव करते हुआ कोई पाया जाता है तो उसकी पेनल्टी को 1000 से 2000 रुपए तक का बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा नाबालिग अगर कोई ड्राइव करता है तो वहां पे भी पेनल्टी को काफी स्ट्रिंजेंट बनाया गया है। 25,000 रुपए तक की पेनल्टी होगी जो ओनर होंगे इस गाड़ी के उसको, और साथ ही जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द करने का प्रावधान किया गया। ये सारे बदलाव 1 जून से किए जाएंगे और इसे लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो है नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। शुक्रिया रोहन। और बढ़ते हैं आगे चुनावी महासंग्राम की खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कहा कि बंगाल में महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ। क्या आपको लगता है संदेश खाली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करे कि शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुचिता का मुद्दा है। शासन किस तरह से चलना चाहिए, आपकी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए महिलाओं का आप शोषण करने दोगे? हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को इलेक्शन के समय में भी और इलेक्शन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में ले जाए। उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में पहली बार 56 इंच के सीना का जिक्र किया और इसको छेड़कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने दोनों पार्टियों को पाकिस्तान का हमदर्द बताया और दो टूक कहा कि मोदी का भारत किसी से डरता नहीं है। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। 5वें चरण के मतदान के बाद इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए जीत के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। किसके दावे में है दम? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब चुनावी मूड माहौल की बात। छठे चरण में 25 मई को यूपी के जौनपुर में मतदान होना है। जौनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह को अपनी जीत की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी बम्पर बहुमत से जीतेगी। कृपा शंकर सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने। जौनपुर के बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ में। कृपा जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में 400 पार हो जाएगी बीजेपी? 400 पार में जौनपुर है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर लिया है इस क्षेत्र में? हाँ, उन्होंने ओपन भारतीय जनता पार्टी को हमको उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई किसके साथ है? बीएसपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, किसके साथ? देखिए, पिछली बार भी एक सांसद तब ये सपा बसपा मिलके दिए थे और वही व्यक्ति अभी बसपा में है। आप जो क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो कभी गया ही 5 साल गया ही नहीं कहीं। एक तो कैंडिडेट वो है, दूसरा एक कैंडिडेट है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें हैं, उसके बारे में सब मालूम है, जो बाबू सिंह कुशवाहा करके मतलब ये अरेस्ट से जामीन पे मतलब बेल पे हैं। वो कई चीज़ें उनके साथ जुड़ी हैं। खासकर मैं जौनपुर की बात करता हूँ। जौनपुर में उद्योग विहीन है,
इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार हुआ, इससे पहले नहीं था। इस मुंबई में जो उत्तर भारतीय रहते हैं उसमें हर छठवां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का है। उसका सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्री का नाम। यहाँ जौनपुर से बहुत मतलब देश को सारे प्रशासनिक अधिकारी मतलब वो जौनपुर देता है। जौनपुर का टैलेंट बहुत है। बस ये एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है, चाहे गन्ना हो, चाहे मक्का हो, चाहे आलू हो, सब बड़ा उत्पादन होता है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी नहीं है। तो 4 जून के बाद कांग्रेस का फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? अब वो क्या है, वो फिल्मी गाना है यहाँ का कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें अब गुजरना नहीं, ये गाना है ना। तो कांग्रेस को मैं छोड़ दिया। मैं कांग्रेस से बहुत लोगों ने छोड़ा, मैंने छोड़ा तो मैंने आर्टिकल 370 छोड़ा। मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने बगावत की। बहुत सारे लोग क्यों छोड़े, इस पर कोई चर्चा तो वहाँ होती नहीं है। मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये मैं कह सकता हूँ, देश का भविष्य अगर किसी के हाथों सुरक्षित है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार रैलियों में ये कहते हैं कि बीजेपी 400 पार होगी तो संविधान बदल देगी। संविधान कौन बदलेगा? मतलब इतना सालों से कौन सा संविधान बदला? खुद ही मतलब ओबीसी समाज से हमारा प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं, संविधान बदलने की बात कहाँ से आती है? ये तो बीजेपी के खिलाफ उनको बोलने के लिए और कुछ नहीं। क्या करेंगे? डेवलपमेंट के खिलाफ बोलेंगे, देश के विकास के बारे में बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी के इस पे कोई प्रश्न लगेगा नहीं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी आज नहीं तो कल कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक प्रधानमंत्री जनता बनाती है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं होता। चुनाव को लेकर जौनपुर की जनता के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की प्रीति सोमपुरा ने। अरे बहुत जगह काम हुआ, कानपुर में हुआ है, हर जगह काम हो रहा है। गांव में तैयारी, नए बाजार में काम हर जगह हो रहा है। हम इसका भाजपा की से बहुत संबंध है कि हमारे अयोध्या में सबसे बड़ा राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बनारस में वाराणसी का हुआ है। हम इसीलिए कमल से बहुत संबंध है। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हो? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्यों लगता है? बस उन्हीं को है, एकदम सपोर्ट तगड़े में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे फिर से आएंगे मोदी जी, शायद हो सकता है देश बर्बाद हो जाए। आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? बस भाजपा आएगी और कुछ नहीं। क्या मानना है इस बार आपको चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में हमारी सपा जीतेगी एकदम भारी मतों से। विजय कुशवाहा जीतेंगे यहाँ से। बस एकदम पूरा कट्टरता एकदम समाजवादी की ही रहेगी यहाँ पर। आपको क्या लग रहा है? आपके इलाके में काम हुआ है? हुआ ही है, काम हुआ ही है। वैसे तो हम मतलब यहीं के रहने वाले ही हैं, जौनपुर के ही रहने वाले। हुआ है काम, बीजेपी जीतेगी और कोई नहीं। आपके दोस्त कह रहे समाजवादी जीतेगी, आप कह रहे बीजेपी। अरे इनको कुछ मालूम है ही नहीं किया जिसकी वजह से उसको वोट दिया जाए। बहुत काम किया है, क्या काम किया है? क्या काम किया है? सपा ने क्या काम किया? सपा ने क्या नहीं किया ये बताओ। आप यहाँ जौनपुर मेडिकल कॉलेज बनाने वाला सिर्फ सपा समाजवादी पार्टियों ने ऐसा काम किया। अच्छा। हाँ, और योगी आके सिर्फ उसका उद्घाटन करके चले गए यहाँ से। अच्छा। और क्या? बहुत सही। यहाँ भारी मतों से सपा आएगी। बस सपने में जी रहे हो, बस जियो सपने में, ठीक है ना? दोनों दोस्त से आपस में बहस कर रहे हैं कि जौनपुर से कौन जीतेगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी या फिर बीजेपी जीतेगी। लेकिन अगर बात करें तो इस वक्त जो है यहाँ पर जो है पूरे यूपी में जो है पल्ला भारी बीजेपी का ही लग रहा है। दिल्ली में पूर्वांचलियों का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनावी जंग तेज हो गई है। भाजपा ने जहां एक बार वर्तमान सांसद मनोज तिवारी को मौका दिया है, वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के कन्हैया कुमार मैदान में है। यहां मूड माहौल कैसा है, बता रहे हैं रोहन सिंह। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उन इलाकों में है जहां जनसंख्या सबसे ज़्यादा घनी है और यहां पे एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। पूर्वांचलियों की बहुत बड़ी संख्या है, प्रवासियों की बड़ी संख्या है और जो मुद्दे हैं वो भी काफ़ी मिक्स्ड जैसे हैं। इस पर मुकाबला मुख्य रूप से द्विपक्षीय है। भाजपा ने सिटिंग एमपी मनोज तिवारी को दोबारा से मौका दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ जो है अनऑथराइज कॉलोनी है, जहाँ पे सड़कें नहीं है। जो बुनियादी जो
जो सवाल है उसको लेके हम जद्दोजहद, अभी बरसात आएगी तो पानी भरा रहेगा, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने अपने स्तर पर जितना अच्छा हो सके संजीव झा के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए कन्हैया कुमार जी को यहाँ से फुल सपोर्ट मिल रहा है और मिलेगा। जितना भी विकास कार्य देख रहे हैं वो एक भी विकास कार्य हमारे सांसद महोदय जो श्रीमान मनोज तिवारी जी हैं उनके द्वारा एक ईंट नहीं लगाया गया है पूरी कॉलोनी में। पूरी कॉलोनी तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे नज़र में कोई बुराड़ी का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ एक ईंट भी उन्होंने लगाया हो। देखिए, ये बाजार लगी हुई है, ठीक है सर, इसमें स्थानीय मुद्दे हैं, रोजी रोटी वाले हैं, इनको स्थानीय मुद्दे चाहिए, इनकी सड़क चाहिए, बिजली पानी बत्ती, इनको साफ सफाई चाहिए, इनका ये मुद्दा है। जो पढ़ा लिखा बंदा है उसका एक अलग कैडर है, वो देश की सुरक्षा के बारे में भी सोचता है, पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के बारे में भी सोचता है, देश के सर्वांगीण विकास के बारे में भी सोचता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिस पर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि ऑस्कर स्कूल का ये बाउंड्री यहाँ लास्ट होता है, यहाँ तक पीएम उदय के अंतर्गत रजिस्ट्री हो सकती है। हमने कई बार प्रयास किया कि अपने घर का रजिस्ट्री पीएम उदय के तहत करवाएं, लेकिन कहा जाता है कि भाई साहब आपका नक्शा में ही नहीं, आप खेत में घर बना लिए हैं। तो हमारे वर्तमान सांसद मनोज तिवारी ने कभी इस मुद्दे पर ना तो हम लोगों से चर्चा की, दुर्गा दशहरा होली मिलन में भी कभी बुलाते हैं तो दर्शन नहीं देते हैं। लोकल तो मेन मुद्दा है क्योंकि हमारे जो सांसद है कभी यहाँ आते नहीं, सिर्फ चुनाव प्रचार में आएंगे, पगड़ी बांधेंगे, घूमेंगे, रोड शो करेंगे, उसके बाद नहीं। राष्ट्रीय तो क्या मुद्दे क्या हैं मुख्य, क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए। तो विकास एक ऐसा मुद्दा है जो यहाँ पे कम से कम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हर कोई चाह रहा है। कारण ये है कि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत सारी चीज़ों में जो है पिछड़ा रह गया है और यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि वो तमाम सुविधाएं जो दिल्ली के बाकी इलाकों में हैं वो यहाँ भी पहुँचें। कैमरामैन गौरव त्यागी के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 2010 से अब तक जारी लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया है। इस संख्या में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का भी है। 2010 से अब तक नए प्रमाण पत्र के आधार पर जो नौकरियां दी गई उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार ने 2010 के बाद जिस प्रक्रिया के तहत प्रमाण पत्र जारी किया था वो अवैध था। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वालों पर सरकार सख्त है। गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। 4 महीने में साइबर क्राइम में इस्तेमाल होने वाले 3,25,000 बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। खबर पर डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी। देखिए, दरअसल साइबर क्राइम को जो रोजाना आजकल नए नए घटने होते हैं, कभी ट्रेडिंग के जरिए ज़्यादा रिटर्न देने का झांसा दे करके, कभी दूसरे इन्वेस्टमेंट का झांसा दे करके, तो अब इस तरह के साइबर क्राइम को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये हाई लेवल कमेटी ये देखेगी कि आखिर साइबर क्राइम हो कहाँ से रहा है और इसके पीछे असली जड़ क्या है। इसमें जो फोकस किया गया है, दरअसल सरकार को ये संकेत मिले हैं कि कंबोडिया, म्यांमार जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वहाँ से पूरा रैकेट चल रहा है। और अब तक सरकार ने 4 महीने में साइबर क्राइम में इस्तेमाल होने वाले 3,25,000 से ज्यादा बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। 3,000 से ज्यादा URL, करीब 600 ऐप को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन आप पूछेंगे कि आखिर अभी ये सब क्यों हो रहा है और क्या इसके पीछे है। दरअसल इस पूरे साइबर क्राइम के पीछे एक चाइनीज कनेक्शन निकलकर सामने आया है। जी हाँ, चाइनीज कनेक्शन ये है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी का झांसा देके कि सिंगापुर में आपको डेटा एंट्री का जॉब दिया जाएगा, आप चलिए यहां से ले जाया जाता है और सिंगापुर की बजाय उनको साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, खास तौर से कंबोडिया में रख दिया जाता है और वहां पे उनके पासपोर्ट वगैरह सारे जब्त कर लिए जाते हैं, उनको बंधक बना लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम साइबर क्राइम करो, तुम फोन लगाओ, तुम उनको झांसे दो और फिर भारत के लोगों को कंबोडिया में बैठ के फिर ऐसे देशों में बैठ के झांसा दिया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाती है। और ये मामला तब निकलकर सामने आया जब 2 दिन पहले कंबोडिया में बंधक बनाए हुए लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तब विदेश मंत्रालय के संज्ञान में आया। उसके बाद गृह मंत्रालय ने कदम उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। इधर फसाई ने देश भर में करीब 2400 से ज्यादा मसालों की यूनिट और विक्रेताओं के स्पाइस पैकेट का सैंपल लिया है। गुजरात में सबसे ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने गुजरात FDCA के अधिकारी KR पटेल से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। पूरा गुजरात में हमारे फूड टीम ने 371 से भी ज़्यादा यूनिट चेक किए हैं
कि वो इथिलीन ऑक्साइड का वो ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं करते। इसमें शॉर्ट में ETO बोलते हैं। आउट ऑफ देम 281 सैंपल्स ऑलरेडी फूड सेफ्टी एक्ट के मुजब ले लिया है और लेब में भेज दिया है। इसमें से कौन कौन सी छोटी बड़ी ब्रांड है, अगर आप नाम बता पाए तो? इसमें मेन इश्यू था वो एवरेस्ट और MDH का। तो एवरेस्ट का मैन्युफैक्चर यूनिट गुजरात में है, तो वहाँ से सेंट्रल अथॉरिटी और गुजरात FDC की टीम ने वो सैंपल लिए हैं। और MDH का यहाँ मैन्युफैक्चर यूनिट नहीं है, तो उसका सुपर स्टॉकिस्ट गुजरात में है, तो वहाँ से सैंपल उठाए। उसके वाला जो भी जितने भी ब्रांड है गुजरात में, अगर एक दो नाम बता पाए। हाँ, इसमें किचन एक्सप्रेस है, रामदेव है, गजानंद है, BSC है, काफ़ी ब्रांड है। सभी का सैंपल्स हम ले रहे हैं और उसका कार्रवाई चालू है। सैंपल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और इस पर अगर ये सैंपल फेल होते हैं तो क्या कार्रवाई होती है? हाँ, उसका सैंपल्स का रिपोर्ट्स में इथिलीन ऑक्साइड या अदर पैरामीटर्स है वो सब चेक हो गए, उसका रिपोर्ट मिलेगा। उसके बाद जो रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड आएगा तो एजुकेटिंग कार्रवाई होगी, और अनसेफ रिपोर्ट आएगा तो कोर्ट कार्रवाई होगी। और अब बात करते हैं बाजार की। आज हफ्ते के तीसरे दिन बाजार के आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 267 अंक चढ़कर 74,221 पर बंद हुआ। निफ्टी 69 अंक चढ़कर 22,598 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी FMCG, रियल्टी, फार्मा शेयरों में रही। मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए 24 घंटे। नमस्कार।